नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं दिसंबर माह की वीडियो बना रहे हैं। कैसा माह रहेगा आपका दिसंबर का मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि जिसके स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं, ठीक है। तो पूरे महीने का आपको इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो कागज़ पेंसिल ले लें और आपको जो आपकी शुभ तारीख हैं वो भी बताएंगे, जो आपकी थोड़े सा अशुभ तारीख जिन्हें आप कह सकते हैं जिनसे आपको बचना है वो भी बताएंगे, ठीक है। क्या उपाय करना है वो भी बताएंगे। तो सब नोट कर लें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं जिससे सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं अगर आपने बाई चांस अभी नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब या बेल का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया करके उसे भी कर दें, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके पहले उससे द्वितीय भाव से। तो द्वितीय भाव में इस समय जो राशि विराजमान है, जो आपके प्लेनेट विराजमान है, आपके मंगल विराजमान है। तो मंगल इस समय अभी आपके नीच चल रहे हैं। तो ठीक है, ये भाव हमारा किस चीज़ का होता है? ये भाव हमारा आपका धन का होता है और हमारे कुटुंब का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना वाणी का ध्यान रखना है। वाणी पर संयम बरतना पड़ेगा। वाणी पर अगर संयम बरत लेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मंगल करेंगे आपके लिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मंगल का उपाय हम साथ के साथ आपको बता देते हैं। कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहे तो सारी चीज़ आपके लिए मंगलकारी रहेगी और सही रहेगी, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना वाणी का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं मंगल आपको सेनापति आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं शौर्य में आपकी कमी नहीं करेंगे, ठीक करेंगे। बस मंगल का एक विशेष जो ध्यान आपको रखना, जो हम आपको बता रहे हैं कि अपनी वाणी पर संयम रखना है। बाकी सब सही है, कहीं ना कहीं आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की, जो आपके पराक्रम का भाव है। यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से अगर हम देखते हैं और बुध के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दोनों ही रूप से हमें यहाँ सफलता प्राप्त होगी। परिश्रम में भी, हमारे पराक्रम में भी, हमारी मेहनत में भी और हमारी यात्राओं में भी। कहीं ना कहीं जो हम यात्रा करेंगे उनसे पूर्ण रूप हमें परिणाम स्वरूप उनका जो फल आएगा आपके लिए उत्तम होगा, लाभकारी होगा और अच्छा होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यात्राओं से कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचेगा। यात्राओं से फायदा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं मतलब ये पत्नी के सुखों को भी हम देख सकते हैं। यहाँ से छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। तो इस समय जो समय होगा कहीं ना कहीं मेल मिलाप का समय रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो राशि आपके जो प्लेनेट विराजमान है, यहाँ केतु विराजमान है। केतु को यहाँ थोड़ा सा हमें सीरियस लेके चलना पड़ेगा। सीरियस इसलिए लेके चलना पड़ेगा क्योंकि जो भाव हमारा होता है ये हमारे पारिवारिक सुखों का होता है। हमारी भौतिक सुविधाएं जितनी भी हमारी पूर्ति होती हैं हमें सब यहीं से प्राप्त होती हैं और ये हमारी माता का भी भाव होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो माँ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा इस समय एक स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। मतलब केतु कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं इस समय, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। और थोड़ा सा माता जी का विशेष ध्यान रखें। अगर ऑपरेशन वगैरह की कोई उम्मीद होती है, क्योंकि हो सकता है कि इस समय कुछ ऐसा मतलब का चांसेस हो जाए, क्योंकि केतु कभी कभी ऑपरेशन भी करा देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। नया सामान इस समय आप कोई ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बच के चलें इस समय, हम यही आपसे कहेंगे। पर विशेष करके क्या ध्यान रखना है, सुविधाएं तो यहाँ आपको मिलेंगी, सुविधाएं की दिक्कत नहीं है, सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। आपके भौतिक सुखों की कहीं ना कहीं पूर्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा माँ का विशेष ध्यान रखें और परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का थोड़ा सा योग बन सकता है। अगर होता है तो बाहर अपना थोड़ा जैसे भी देखते हैं अपने हिसाब से मैनेज कर लें। और केतु को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो साथ के साथ आपको बता रहे हैं शिव की आराधना, शिव की उपासना जरूर करें। शिव को अगर रुद्राभिषेक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं केतु भी मैनेज रहेंगे। और हनुमान चालीसा का फिर हम आपसे कहते हैं, हनुमान जी एक ऐसे अपने आप में देवता है जो सबको मैनेज कर देते हैं, उसका भी पाठ करते रहे तो कहीं ना कहीं आराम मिलता रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं संतान पक्ष से। संतान पक्ष से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। भाग्य भी यहाँ आपको उज्जवल रहेगा। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी आपको अच्छी मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम रह सकता है,
ठीक है। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में सूर्य बुध और चंद्रमा अपनी ये बना रहे हैं और यहाँ पर सूर्य और बुध जो है आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोन में आपको सुविधाएं मिलेगी, लोन में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, शत्रु में भी आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो भाव होता है रोग ऋण और शत्रुओं का होता है। लेकिन रोग का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रोग हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है, स्किन डिजीज मिल सकती है और नेत्र का विकार हो सकता है, कहीं ना कहीं उसका भी रोग लग सकता है। ठीक है। सूर्य की तरफ से आंखों में रोशनी की दिक्कत आ सकती है, मतलब कोई कमी, कोई समस्या आ सकती है नेत्रों में, और बुध की वजह से कहीं ना कहीं आपके स्किन डिजीज मतलब मिल सकती है। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चंद्रमा जो बैठे हैं, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन होता है, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। तो इन दोनों का क्या, चंद्रमा की वजह से क्या हो सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है कि हम रोगी हैं या हमारे मतलब बीमारी आ चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मन को सही रखें, मेडिटेशन यहाँ करते रहें, मेडिटेशन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। बाकी बुध आदित्य योग से कहीं ना कहीं फायदा होगा, लोन में और आपके ऋणों में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और शत्रुओं पर विजय 100% प्राप्त होगी। सिर्फ क्या ध्यान रखना, रोग का, डिजीज का। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव को अगर देखते हैं तो यहाँ भी आपको सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपको फायदा होने के आसार नजर आते हैं। बॉस से भी अपने संबंध अच्छे रहेंगे, घर में भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ऐसी समस्या नज़र नहीं आती है। और यहाँ भी यात्राओं से और व्यवसाय में फायदा होगा, और यहाँ कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, धन भी जुड़ेगा। यहाँ भी पूर्ण रूप से आपका ये भाव भी ठीक है। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की, शुक्र के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ एक विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। शुक्र के हिसाब से अगर हम यहाँ चलते हैं तो शुक्र आपको यहाँ अपने थोड़ा सा आचरण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ गुप्त रोग की हमें आशंका हो सकती है, क्योंकि जो भाव हमारा होता है हमारी आयु का भी होता है, हमारे तनाव का भी होता है, हमारे बुढ़ापे का भी होता है, हमारे 99 में कुछ चीज़ें रुक जाती हैं उनका भी होता है, हमारे परिवर्तन का भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का ये भाव होता है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ यही ध्यान रखना है कि अगर गुप्त रोग है तो डॉक्टर से मिले, कहीं ना कहीं परामर्श लें और इलाज कराएं। मतलब कोई समस्या आ सकती है, यहाँ ये शुक्र यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर आचरण को सही करके चल रहे हैं, अपने करैक्टर का विशेष ध्यान रख रहे हैं, शुक्र को खराब ना करें, हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर ये सही रखेंगे तो सारी चीज़ आपके हिसाब से सही रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव को अगर हम देखते हैं तो ये शनि विराजमान है, और शनि इस समय आपने देखा पहले अभी वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो चुके हैं। मार्गी होने के बाद शनि ऐसा नहीं हो सकता, और अभी शनि मार्च तक आपके यहीं रहेंगे, और शनि जाते जाते आपको कुछ दे के जाएंगे, आपके भाग्य में 100% वृद्धि कराएंगे, क्योंकि हमारे धर्म का और ये हमारे किसका भाव होता है, हमारे भाग्य का भाव होता है। तो धर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो भाग्य के हिसाब से देखते हैं तो शनि कहीं ना कहीं वृद्धि कराएंगे। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी है कि शनि न्याय और कर्म के न्यायाधीश हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी, 100% आपको फायदा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस क्या है कि हमने बताया शनि के उस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर उसके उसमें आगे घेरे में तो दिक्कत खा जाएंगे। अपनी मेहनत करते रहो, अपने कर्म करते रहो, जो भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे आप कर सकते हो करते रहो, 100% फायदा होगा। ठीक है, चलिए राहु को देख लेते हैं। दसम भाव में राहु विराजमान है, और यहाँ पर राहु आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कराएंगे। आप ऐसे मान सकते हैं कि छप्पर फाड़ के देंगे। ठीक है, सुख समृद्धि मान सम्मान सबकी प्राप्ति यहाँ कराएंगे। जो अब तक नहीं मिला था वो आपको दिलाएंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बाहर जाना चाहते हो बाहर भी भेजेंगे, मतलब नौकरी के रूप में, आपके व्यापार के रूप में, आप इसे कैरियर के भाव में जो भी आप समझ सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप से सफलता दिलाएंगे। यहाँ सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत सब दिलवाने का मतलब को करेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो राहु से यहाँ पूर्ण रूप से आपको फायदा होगा। लेकिन और अच्छा राहु अगर चाहते हैं तो शिव की उपासना करते रहे, उससे पूर्ण रूप से और फायदा होगा। जो काम 10 दिन में हो रहा था अब 5 दिन में होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके एकादश भाव की। यहाँ मंगल से आपको सपोर्ट मिल रहा है, मंगल सेनापति आपको पूर्ण रूप से यहाँ साथ दे रहे हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धन आपका जुड़ेगा, धन आपका आएगा, सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर मतलब धन का पूर्ण रूप से आपको नए मतलब अवसर मिलेंगे, और नए काम के भी अवसर मिलेंगे। यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके गुरु की। गुरु भी इस समय वक्री चल रहे हैं इस समय। ठीक है, गुरु का वक्री चलने का मतलब क्या हुआ, एक घर पीछे भी वो अपना देख रहे हैं, तो गुरु का सपोर्ट हमें यहाँ भी मिल रहा है। और गुरु क्या है, गुरु
किससे देखे जाते हैं? गुरु धन से देखे जाते हैं। गुरु का मतलब कारक क्या है? धन के कारक हैं गुरु, आपके कुटुंब के कारक है गुरु। तो गुरु का यहाँ आपको फायदा मिल रहा है एकादश भाव में। लेकिन द्वादश भाव में एक विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर खर्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि भाव हमारे खर्चों का होता है, हमारे व्यय का होता है। तो जो हम जो खर्चा करें सोच समझ के करें, सही रूप से करें, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमें थोड़ी सी मतलब दिक्कतें आ सकती है। तो भगवान के नाम पे जो खर्च कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अननेसेसरी धन का मतलब खर्चा ना करें, व्यय ना करें। ये हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और अभी हमने आपको उपाय के तौर पर आपको बता देते हैं, और आपकी जो अच्छी तारीखें हैं और वो बुरी तारीखें भी बता देते हैं, उन्हें भी ध्यान रखें। उपाय के तौर पर एक तो शिव की आराधना, शिव की उपासना जरूर करते रहें, कोशिश करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और अपना हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अब नोट कर लें, अपना कागज़ पेंसिल लेके जो आपकी शुभ तारीख है उन्हें नोट कर लें एक बार। 2, 4, 8, 16, 20, 22, 30 ये आपकी शुभ तारीखें हैं। इनमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कोई सूचना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। बात कर लेते हैं आपकी अशुभ तारीख की, जिनसे थोड़ा सा आपको बचना है। 5, 13, 19, 31 इन तारीखों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बाहर अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी से अनभाषा ना करें, मुंह भाषा ना करें, अननेसेसरी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, आपको उम्मीद है आप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।